आज के इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की शुरुआत ना एक बहुत ही आम लेकिन बेहद दिलचस्प परिदृश्य से करते हैं। बिल्कुल। मतलब हम सब ने अक्सर हर वर्क प्लेस में या किसी भी फील्ड में एक ऐसा नज़ारा देखा है जहाँ दो लोग बिल्कुल एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं। हाँ, एक ही ऑफिस होता है, एक ही प्रोजेक्ट होता है। एग्जैक्टली और दोनों की एजुकेशन भी एक जैसी होती है और अनुभव भी बराबर होता है। लेकिन कुछ समय बाद एक अजीब सा पैटर्न दिखने लगता है। सही कहा। उन दोनों में से एक व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता जाता है, उसके काम में एक अलग तरह की चमक होती है और वो बेहद सफल हो जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो उतनी ही मेहनत कर रहा था, वो उसी जगह अटका रह जाता है या फिर पूरी तरह असफल हो जाता है। हाँ, और आमतौर पर इस अंतर को समझाने के लिए बहुत ही घिसे पिटे कारण दिए जाते हैं। कहा जाता है कि शायद पहले वाले के पास कोई खास टैलेंट था या उसके पास कुछ छिपे हुए रिसोर्सेज थे। बिल्कुल। और जब कोई भी लॉजिक काम नहीं आता ना, तो सारा श्रेय सीधे किस्मत को दे दिया जाता है कि भाई उसकी तो किस्मत ही अच्छी है। यही सबसे आसान जवाब लगता है सबको। लेकिन आज हम जिस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट का विश्लेषण करने वाले हैं, वो इस पूरी धारणा को जड़ से हिला देती है। इस स्रोत का बहुत स्पष्ट दावा है कि सफलता और असफलता के बीच का असली फर्क न तो टैलेंट है, न पैसा और न ही किस्मत। यह फर्क सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तत्व का है और वो है विश्वास यानी फेथ। और पता है, ये कोई ऐसा वैसा दावा नहीं है। आज के हमारे विश्लेषण का आधार इस बहुत ही प्रभावशाली ऑडियो बुक का चैप्टर 2 है, जिसका शीर्षक ही है विश्वास। हाँ, और ये सीधे तौर पर इंसान के मनोविज्ञान की चीर-फाड़ करता है। अक्सर विश्वास शब्द को बहुत ही हल्के में लिया जाता है। मतलब ऐसे जैसे कि ये कोई दार्शनिक या आध्यात्मिक बात हो। एग्जैक्टली। लेकिन इस स्क्रिप्ट को सुनते हुए जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो ये है कि यहाँ विश्वास को एक बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह पेश किया गया है। एक टूल की तरह। जी। ये सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाला विचार नहीं है। ये एक ऐसा मानसिक ढांचा है जो सीधे तौर पर इस बात को तय करता है कि कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में फैसले कैसे लेगा और चुनौतियों का सामना कैसे करेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही प्रैक्टिकल है तो ज्यादातर लोग इसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यही हमारा आज का मिशन है। हमें इस ऑडियो बुक के तर्कों को गहराई से खंगालना है। हमें ये समझना है कि ये तथाकथित विश्वास असल में सफलता के एक टूल की तरह काम कैसे करता है। इसे सिर्फ एक शब्द की तरह नहीं बल्कि एक तकनीक के रूप में समझना है। सही बात है। तो चलिए इसे समझते हैं और बिना किसी देरी के इस दिलचस्प थ्योरी में उतरते हैं। सबसे पहले तो स्रोत में उस गलतफहमी पर बात की गई है जो इस शब्द के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। ऑडियो बुक की शुरुआत में ही एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच दी गई है। जब समाज में विश्वास की बात होती है तो उसे तुरंत अंधविश्वास या किसी जादुई चमत्कार से जोड़कर देखा जाने लगता है, जैसे कि बस आंखें बंद करके कुछ मान लेने से वो अपने आप सच हो जाएगा। हाँ, लेकिन लेखक बहुत ही तार्किक ढंग से समझाता है कि यहाँ विश्वास का मतलब किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर होना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से एक आंतरिक मानसिक अवस्था है, एक मेंटल स्टेट है जहां इंसान का दिमाग किसी लक्ष्य या विचार को एक कोरी कल्पना मानने के बजाय उसे एक यथार्थ संभावना के रूप में स्वीकार कर लेता है। लेकिन दिमाग किसी चीज को पॉसिबल कैसे मानता है? क्योंकि हम सभी दिन भर में हजारों चीजें सोचते हैं, पर दिमाग हर चीज को तो सच नहीं मान लेता ना। नहीं, हर चीज को नहीं मानता। और स्रोत में इस प्रक्रिया को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक विशेष लक्ष्य के बारे में लगातार बार-बार सोचता है, उसकी कल्पना करता है, हाँ, उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाता है और उसे महसूस करना शुरू कर देता है, तब जाकर एक शिफ्ट आता है। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को फिल्टर करना बंद कर देता है और उसे संभव का टैग दे देता है। एग्जैक्टली। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मनोविज्ञान के नजरिए से यही वो बिंदु है जहाँ सारा खेल बदल जाता है। हमारे अवचेतन मन की एक बहुत ही अजीब लेकिन शक्तिशाली खासियत होती है। वो क्या? ये सही और गलत या वास्तविकता और कल्पना के बीच का फर्क नहीं जानता। ये एक बहुत ही निष्पक्ष प्रोसेसर की तरह काम करता है। जो जानकारी इसे बार बार दी जाती है, ये उसे ही सच मानकर
उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो मतलब जैसे ही दिमाग के इस गहरे हिस्से को ये यकीन हो जाता है कि अमुक लक्ष्य संभव है, तो इंसान का पूरा व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। बिल्कुल, उसके शरीर की पूरी केमिस्ट्री, उसका रवैया सब बदल जाता है। वो अचेतन रूप से उन रास्तों और मौकों की तरफ आकर्षित होने लगता है जो पहले उसके सामने होकर भी उसे दिखाई नहीं देते थे। यानी ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे ही दिमाग के फोकस करने के तरीके में आया हुआ एक बदलाव है। 100%। एक खेत से की है। हाँ, द फील्ड, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, और अगर इस उपमा पर गौर किया जाए तो ये सच में बहुत सटीक बैठती है। एक खेत पूरी तरह से तटस्थ होता है, न्यूट्रल होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान उसमें क्या बो रहा है। बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति खेत में बबूल के बीज डालेगा और फिर ये उम्मीद करेगा कि उसे आम की फसल मिलेगी, तो ये उसकी बेवकूफ़ी होगी। खेत बड़ी ईमानदारी से बबूल के बीज को पोषण देगा और उसे ही बड़ा करेगा। ये रूपक अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को समझने की सबसे बेहतरीन कुंजी है। मिट्टी कभी ये तय नहीं करती कि कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बुरा। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि जो भी बीज उसमें गहराई तक रोप दिया गया है, उसे वो हकीकत में बदल दे। और अगर हम इस खेत वाले उदाहरण को इंसानों की रोजमर्रा की सोच पर लागू करें तो बहुत सी चीजें साफ हो जाती हैं। स्रोत में दो बिल्कुल अलग तरह के विचारों की तुलना भी की गई है। जी। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर अनजाने में ही अपने दिमाग में ये विचार बो रहा है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, या स्थितियां बहुत खराब हैं, या मैं कभी सफल नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, उसका वो मानसिक खेत इन्हीं विचारों को सच साबित करने में जुट जाएगा। एकदम सही। उसका अवचेतन मन इन नकारात्मक निर्देशों को ही अपना लक्ष्य मान लेगा। वो इंसान के व्यवहार को इस तरह से ढाल देगा कि वो काम सच में न हो पाए। दिमाग ऐसे बहाने और तर्क ढूंढने लगेगा जो ये साबित कर सकें कि असफलता ही एकमात्र परिणाम है। हाँ, वो सामने मौजूद समाधानों को भी अनदेखा कर देगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके विपरीत स्थिति की कल्पना करें। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने उस मानसिक खेत में ये विचार बोता है कि भले ही आज मुझे ये काम नहीं आता, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ, जाए एक रडार की तरह काम करने लगता है। हाँ, वो व्यक्ति अचेतन रूप से समाधान ढूंढने लगता है, सही लोगों से मिलने लगता है और ऐसे फैसले लेने लगता है जो उस समाधान की फसल को बड़ा कर सकें। और यही वजह है कि सफल और असफल व्यक्ति के बीच का शुरुआती अंतर बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उनके दिमाग के भीतर बोए गए बीजों में होता है। दिमाग का समाधान की ओर मुड़ना अवचेतन मन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बशर्ते उसे सही निर्देश मिले हों। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या आती है। ये कहना बहुत आसान है कि अपने दिमाग में सही बीज बोएं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। हाँ, क्योंकि इंसान का दिमाग तो वैसे भी नेगेटिव चीजों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। तो इस स्रोत के अनुसार असल में ये विश्वास विकसित कैसे किया जाता है? इसका कोई ठोस तरीका या फॉर्मूला भी तो होना चाहिए। स्रोत ने इस समस्या को भी बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके। इसे एक प्रक्रिया के तहत ही विकसित किया जा सकता है। एक प्रोसेस के तहत। जी, ऑडियो बुक में इसके 3 मुख्य तत्व बताए गए हैं जिन्हें विश्वास की बुनियाद कहा जा सकता है। ये 3 तत्व हैं दोहराव यानी रेपिटिशन, भावना यानी इमोशन और कल्पना यानी विजुअलाइजेशन। दोहराव, भावना और कल्पना। हाँ, अगर इन तीनों को सही अनुपात में मिला दिया जाए तो अवचेतन मन को प्रोग्राम करना संभव हो जाता है। दोहराव और कल्पना तो समझ में आता है, किसी चीज को बार बार सोचना और दिमाग में उसकी तस्वीर बनाना। लेकिन इन दोनों के साथ भावना को जोड़ना क्यों इतना जरूरी बताया गया है? क्योंकि सिर्फ किसी वाक्य को 100 बार बोलने से बात क्यों नहीं बनती? क्योंकि सिर्फ शब्दों को दोहराना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, एक मैकेनिकल चीज है। अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो भावनाओं की भाषा समझता है। अच्छा। बिना भावना के दोहराव बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मशीन कोई रिकॉर्डिंग चला रही हो, उसका कोई असर नहीं होता। स्रोत बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाता है कि कल्पना में जितनी गहरी भावना जोड़ी जाएगी, हमारा दिमाग उसे उतनी ही तेजी से स्वीकार करेगा। मतलब फील करना जरूरी है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, यदि कोई लक्ष्य पूरा होने वाला है तो उस समय जो उत्साह, गर्व या खुशी महसूस होगी, उस भावना को आज वर्तमान में महसूस करना होता है। भावना वह गोंद है जो उस विचार को अवचेतन मन की गहराई में चिपका देती है। इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र है।
ये 2 छात्रों की कहानी है जो एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये कहानी मानसिकता के फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से उकेरती है। दोनों छात्रों के पास एक जैसी किताबें हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए बराबर समय मिला है, लेकिन परीक्षा को लेकर उनका मानसिक दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। पहला छात्र बहुत पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो शक और चिंता से भरा हुआ है। वो खुद से कहता है कि शायद मैं पास हो जाऊं, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। वहीं दूसरा छात्र उसी परीक्षा के लिए एक अलग ही स्तर के दृढ़ विश्वास के साथ कहता है, मैं टॉप करूंगा। और ये उदाहरण इसलिए इतना सटीक है क्योंकि ये दिखाता है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। अगर हम पहले छात्र के मनोविज्ञान का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि बाहरी तौर पर वो 10 घंटे पढ़ रहा होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसका बहुत सारा मानसिक संघर्ष चल रहा है। उसकी हर कोशिश में संदेह का जहर मिला हुआ है। जब वो पढ़ रहा होता है तो उसकी आधी ऊर्जा इस डर में खर्च हो रही होती है कि कहीं वो भूल तो नहीं जाएगा, या कहीं वो फेल तो नहीं हो जाएगा। ये आंतरिक घर्षण उसकी कार्यक्षमता को बहुत कम कर देता है, जबकि दूसरे छात्र के मामले में ये घर्षण शून्य होता है, क्योंकि उसकी मेहनत में एक दृढ़ विश्वास है। उसका पूरा फोकस सिर्फ विषय को समझने पर लगा है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि उसके अवचेतन मन ने सफलता को पहले ही एक तय परिणाम के रूप में स्वीकार कर लिया है। और यही कारण है कि समान समय और समान संसाधनों के बावजूद दूसरे छात्र का प्रदर्शन पहले वाले से कहीं बेहतर होता है। संदेह इंसान की ऊर्जा को बिखेर देता है, जबकि विश्वास उसे एक लेजर बीम की तरह एक ही दिशा में केंद्रित कर देता है। और इसी बिंदु से इस चर्चा का एक नया और बहुत ही गहरा पहलू सामने आता है। स्रोत दृढ़ता से यह प्रतिपादित करता है कि डर और विश्वास, ये दोनों भावनाएं कभी भी एक इंसान के दिमाग में एक साथ वास नहीं कर सकती। एक साथ नहीं रह सकती। करती हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में डर हावी है तो वहां विश्वास के लिए कोई जगह नहीं बचती, और अगर विश्वास हावी है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो डर और विश्वास दोनों ही भविष्य की कल्पनाएं ही तो हैं। सही कहा। दोनों ही मामलों में इंसान उस चीज के बारे में सोच रहा है जो अभी तक घटित ही नहीं हुई है। फिर दोनों के परिणामों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? अंतर उनके फोकस में है। डर भविष्य की एक ऐसी नकारात्मक कल्पना है जो इस बात पर केंद्रित होती है कि क्या क्या गलत हो सकता है। वो दिमाग को बुरे परिदृश्यों को सच मानने पर मजबूर कर देती है। इसके विपरीत विश्वास भविष्य की एक सकारात्मक कल्पना है। ये इस बात पर केंद्रित होता है कि क्या सही हो सकता है। स्रोत यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कहता है कि इंसान का दिमाग उसी चीज को बड़ा करता है जिसे वो रोज फीड करता है, यानी जिसे वो रोज खुराक देता है। बिल्कुल। यह सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हम अनजाने में ही सही रोज अपने दिमाग को कुछ ना कुछ फीड कर ही रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज अपने डरों पर चर्चा करता है, असफलता के बारे में सोचता है, तो उसका डर और भी विशाल होता जाएगा। वो डर उसकी उस मानसिक खेत की सबसे बड़ी फसल बन जाएगा। लेकिन अगर वो रोज अपने लक्ष्यों, अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो उसका विश्वास उसी अनुपात में मजबूत होता जाएगा। चुनाव अंततः इंसान के ही हाथ में होता है। बिल्कुल। और इस चुनाव को सही दिशा देने के लिए स्रोत ने केवल सिद्धांतों पर ही बात नहीं की है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक अभ्यास भी साझा किया है। हाँ, एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। और वो अभ्यास बहुत ही सीधा है। स्रोत सुझाव देता है कि सबसे पहले अपना एक स्पष्ट लक्ष्य लिखना चाहिए। लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत ही धुंधला हो, जैसे कि बस सफल होना है। लक्ष्य बिल्कुल सटीक होना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि उस लक्ष्य को हमेशा वर्तमान काल में, यानी प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए। जैसे कि वो भविष्य में नहीं मिलने वाला है, बल्कि वो पहले ही हासिल हो चुका है। ये वर्तमान काल में लिखने की शर्त बहुत मायने रखती है। अवचेतन मन कल या आने वाले समय को नहीं समझता, वो केवल आज और अभी में काम करता है। जब किसी लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखा जाता है तो दिमाग उसे भविष्य की किसी घटना के रूप में नहीं, बल्कि मौजूदा वास्तविकता के रूप में प्रोसेस करना शुरू कर देता है। और इस अभ्यास का दूसरा हिस्सा ये है कि उस लिखे हुए लक्ष्य को रोज सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले पढ़ना चाहिए। और जैसा कि हमने पहले भावना और कल्पना की बात की, पढ़ते समय आंखें बंद करके ये कल्पना करनी चाहिए कि वो लक्ष्य सच में पूरा हो गया है। उस सफलता की जो भी खुशी है उसे महसूस करना चाहिए। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोएं, तो इस ऑडियो बुक का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि विश्वास कोई पैदाइशी गुण या ऊपर वाले का दिया कोई खास गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक आदत है।
जी हाँ, ये पूरी तरह से एक सीखी जाने वाली आदत है। जिस तरह कोई इंसान रोज अभ्यास करके कोई भी कौशल सीख सकता है, वैसे ही मानसिक अभ्यास से विश्वास की ये आदत भी विकसित की जा सकती है। और जब एक बार ये विश्वास किसी इंसान की आदत बन जाती है, जी, तो उसके लिए दुनिया की कोई भी चुनौती पार करना नामुमकिन नहीं रह जाता, उसके डिक्शनरी से असंभव शब्द हमेशा के लिए गायब हो जाता है। क्योंकि उसका दिमाग हर रुकावट में कोई ना कोई नया रास्ता खोजने के लिए प्रोग्राम हो चुका होता है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटा जाए, जी, तो जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि हम अपने दिमाग के खेत में जो भी विचार, भावनाएं और कल्पनाएं बोते हैं, हमारा अवचेतन मन बिना कोई सवाल किए उन्हें सच में बदल देता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध मनोविज्ञान और लगातार किए गए अभ्यास का परिणाम है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखें, तो हमारी सफलता या विफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मानसिक खेत में किस तरह की बीज बो रहे हैं। बिल्कुल सही। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या है? अगर हमारा अवचेतन मन दोहराई गई कल्पनाओं और भावनाओं को सच मान लेता है और असंभव को संभव कर सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में जो भी सीमाएं या रुकावटें हमें आज सच लग रही हैं, वो सिर्फ हमारे ही द्वारा बार बार दोहराई गई नकारात्मक कल्पनाएं हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, अगर हम आज अपनी कहानी बदल दें, तो क्या कल हमारी वास्तविकता अपने आप नहीं बदल जाएगी? वाकई जरा सोचने वाली बात है कि हम खुद से अपने बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम अपनी ही रुकावटों को रोज पानी तो नहीं दे रहे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से मनन करने की जरूरत है। और इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।